नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। आज इसके हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखें या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये जो चैप्टर 2 है वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, तो यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट है आंदोलन के दोहरे लक्ष्य। मतलब एक आंदोलन से दो लक्ष्यों की प्राप्ति करने के तरीके। तो सबसे पहले तो स्वराज की प्राप्ति है। स्वराज की प्राप्ति मतलब हमें अपने भारत देश की आजादी के बारे में था। दूसरा था खिलाफत के मुद्दे को समर्थन, ताकि हिंदू मुस्लिम में एकता लाई जा सके। आपको मैंने इसे पहले वाले स्लाइड में पढ़ाया था। जब तुर्की के सम्राट ऑटोमन की हार हो गई थी, उसके बाद ये अफवाह फैल गया कि इनके ऊपर बहुत ही अपमानजनक संधि थोप दी गई है। तो मुंबई में हिंदू अली बंधु ने खिलाफत का समर्थन दिया और उस समय हमारे देश के जो सबसे अच्छे नेता महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने भी उसे अपना समर्थन देने की बात कही। ये जो हिंदू मुस्लिम थे ना, वो एक जगह पर इकट्ठा हो और महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो बहुत बड़ा आंदोलन हो। दूसरी बात थी ये कि आंदोलन की समाप्ति। तो देखिए फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरी चौरा में हिंसक घटना हो गई। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहां पे हिंसक झड़प हो गई, मारपीट हो गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी इस घटना में। इसी कारण से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। अब हम बात करते हैं आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब देखिए विभिन्न सामाजिक समूह ने आंदोलन में हिस्सा लिया, ऊपर से लेके नीचे तक, बनिया से लेके व्यापारी तक, राजपूत से लेके पिछड़ी जाति तक, सबने इस आंदोलन में भाग लिया। परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी। अब राजपूत चाहता था कि मेरे हाथ में शक्ति हो, ब्राह्मण चाहता था कि मेरे हाथ में शक्ति हो, पिछड़ा वर्ग चाहता था कि हमारे उद्धार हो। हर आदमी इस लक्ष्य में शामिल तो हुआ, लेकिन सबकी इच्छाएं अलग अलग थी। सभी के लिए स्वराज का मतलब ही भिन्न था। स्वराज कोई भारत के स्वराज के लिए नहीं, कुछ कुछ तो लोग ऐसे थे जो खुद के स्वराज्य की बात कर रहे थे, खुद के इच्छा की पूर्ति की बात कर रहे थे। प्रत्येक सामाजिक समूह में आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक युग लिया जिसमें उसके सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। हालांकि वो महात्मा गांधी जी को भी इस तरह से देखते थे ना, जैसे कि महात्मा गांधी जी ना भगवान हो गए, क्योंकि उस समय के लोग उन्हें इस तरह से देखते थे कि यही वो नेता है जो उनके सभी कष्टों को हर लेगा, सभी दुखों को हर लेगा, सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। ऐसे युग की कल्पना कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कभी ऐसा युग आ सकता है कि हर एक लोग ही सुखी हो जाए? ऐसा कभी नहीं होगा। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है और ये चलता रहेगा। लेकिन लोगों के तो समझ में आ ही नहीं रही थी। लोग समझ रहे थे कि ऐसा समय आएगा, ऐसा देश गांधी जी बनाएंगे कि किसी को कष्ट ही नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। देखिए वीवीआई रहेगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने तक की मुख्य घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली घटना है फरवरी 1922, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। पहला घटना, सबसे बड़ा घटना। दूसरा है प्रांतीय परिषद चुनाव, मतलब लोकल चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं के आपसी मतभेद। क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे नेता थे जो शुरुआत से ही अपने आप को ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते थे, मंत्री बनना चाहते थे। इस कारण से इनके आपस में मतभेद था। ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा। तीसरा है सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी, जो जनवरी 1923 में वीवीआई रहेगा 1923 का गठन किया ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। इन्होंने खुद को प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए खुद एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी, जनवरी 1923 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद की कीमतों में भारी गिरावट हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके अलावा 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल हुआ, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, बहुत तरह की घटनाएं यहाँ पे अंजामित हुई है।
तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में जो कुछ प्रमुख घटनाएं थी, वो सारी चीजें थी। इसके आगे हम बात कर लेते हैं 1927 में क्या हुआ। ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन हुआ ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। साइमन कमीशन का गठन हुआ ताकि वो भारत के अंदर जो व्यवस्था है, जो संविधान तैयार हो रहा है, जो नियमावली तैयारी हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उसका वो अध्ययन कर सके। इसके अलावा 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना और पूरे भारत में उसका विरोध प्रदर्शन, ये भी एक बहुत प्रमुख घटनाओं में से एक था। 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा डोमिनियन स्टेटस का ऐलान करना। अगला पॉइंट हमारा कहता है कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तर्रार एवं आक्रामक तेवर वाले नेताओं का उदय। देखिए, पहले तो गांधी जी का कहना था कि भाई हम तो अहिंसा से करेंगे, हिंसा चाहिए ही नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये इतने आक्रामक नहीं थे, ये महात्मा गांधी जी के कदमों पे ही चलने वाले नेता थे। यहाँ पे आक्रामक नेता, अव्वल नेता, देशभक्त नेता में मैं सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना चाहूंगा, भगत सिंह का नाम लेना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेना चाहूंगा। ये सब वो नेता थे जिन्होंने हमारे भारत को आजादी दिलवाई, क्योंकि आजादी हमें अहिंसा दिखा के नहीं, हिंसा दिखा के मिली थी। तो ये ऐसे नेता थे जो जिनका इस समय उदय हुआ था। 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि मेरा पूरा भारत आजाद होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे तेज तरार नेता तो थे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की मांग की। ये सब जो है, यहाँ पे देखिए पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो इस समय की ये प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत आता है। तो हम बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन। यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 सम्मेलन हुए थे गोलमेज में। तो इसी गोलमेज सम्मेलन में मैं आपको तीनों सम्मेलन में और इससे जुड़ी हुई जो कहानी है उसके बारे में बता दूंगा। वीवीआई रहेगा, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ये यहाँ पे क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन में 3 सम्मेलन हुआ, लंदन में आयोजित किए गए थे, भारत में नहीं, लंदन में, ताकि भारत के भावी संविधान पर चर्चा किया जा सके। संविधान भारत का, तो भारत की जगह होनी चाहिए थी, भारत के लोग होने चाहिए था, लेकिन इन्होंने जगह चुना लंदन का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ, जो जनवरी 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 से 19 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला, और तृतीय में नवंबर दिसंबर 1932 के तक चला था। देखिए, इसमें थोड़ा ये हो गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हमारे भारत के किसी नेता को पूछा ही नहीं, महात्मा गांधी जी उस समय के अव्वल नेता थे, पूछा ही नहीं, अपने आप ये सब लंदन में मीटिंग सीटिंग कर लिए, और इन्हें लगा कि इन बातों को लोग मान भी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि महात्मा गांधी उस समय तक बहुत पॉपुलर हो चुके थे। फिर इन्होंने दोबारा महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया, उनको सम्मिलित किया, तब जाके ये सम्मेलन परिपूर्ण हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया इसमें तो इन्होंने पूछा ही नहीं किसी भारतीय को। दूसरे में महात्मा गांधी जी को बुलाया क्योंकि इनको लग गया था कि बिना महात्मा गांधी जी के बिना ये सम्मेलन पूरा नहीं होगा। तो ये गोलमेज सम्मेलन था। अब हम आपको बताएंगे नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1930 की बात है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगे रखी। उसमें वो मांगे क्या थी, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये मांगे जो थी वो उद्योगपतियों से लेकर किसान तक के विभिन्न तबकों से जुड़ा हुआ था। ये नहीं था कि महात्मा गांधी जी सिर्फ किसान की बातें कर रहे थे, मजदूर की बातें कर रहे थे। वो हमारे यहाँ के व्यापारी, फैक्ट्री मालिक, जमींदार, सामंत, सामंतवाद, जितने भी लोग थे, सबके बारे में मांग किया। सबसे महत्वपूर्ण मांग तो उनका ये था कि भाई तुमने जो नमक पे, साल्ट पे जो टैक्स लगा रखा है उसे खत्म करो। पहला मांग। लॉर्ड इरविन ने इनकी किसी भी मांग को मानने का तैयार नहीं था। मतलब इन्होंने 11 मांगे तो रख दी, लेकिन लॉर्ड इरविन ने किसी भी मांग को नहीं माना, बोला सब रद्द करो। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी गुस्से में उन्होंने नमक की यात्रा की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बनाकर नमक के कानून का उल्लंघन किया। नमक के कानून का उल्लंघन मतलब क्या? तो देखिए, अंग्रेजों ने ये नियम बना रखा था कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज जिसको ठेका दे रहे हैं वो नमक बनाएगा और टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा किए, समुद्र के किनारे पहुंचे, नमक बनाया और उसके कानून को तोड़ा।
यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। तो यहाँ पे ये नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन के बारे में देखा। अब हम इसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? 6 अप्रैल 1930, मार्च 1931 जो गांधी जी का जो इरविन समझौता है इसकी वजह से स्थगित हुआ था। 1932 में दोबारा इसका शुरुआत होना शुरू हुआ और समाप्त भी हुआ। इसके मुख्य घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन हुआ। जब महात्मा गांधी जी ने उल्लंघन किया उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इसका उल्लंघन हुआ। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। जो विदेश के वस्तु हमारे भारत में बेचे जाते थे उसका उपयोग करने से मना कर दिया गया। शराब की दुकानों की पैकेटिंग कर दी गई, पैक कर दिया गया। वन कानून जो बनाए गए थे उसका उल्लंघन किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की जो प्रतिक्रिया थी इसके ऊपर उसके बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया, जेल में डाल दिया। निर्मम दमन, बहुत मारा पीटा, जेल में डाला, भूखा रखा। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किया। जो लोग शांति से बैठ के अपना आंदोलन चला रहे थे उन पर भी अटैक किया, उनके साथ भी मारपीट हुई। महिलाओं एवं बच्चों की भी पिटाई की गई अंग्रेजों के द्वारा। लगभग लगभग 1 लाख लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के बारे में। अमीर किसान भी थे, ऊंचे लगान के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। गरीब किसान, ऊंचा भाड़ा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा जो पैसा लग रहा था और ऊंचा लगान था, हाई परसेंटेज टैक्स जो लग रहा था, इसके ऊपर इनका आंदोलन था। व्यवसायी वर्ग भी थे जो औपनिवेशिक सरकार की व्यवसायिक नीतियों के खिलाफ थे। महिलाएं थी जो महात्मा गांधी से प्रेरित थी, जो महात्मा गांधी को सपोर्ट करती थी, और कुछ स्थानों पर मजदूर भी थे। देखिए ये कैसा असहयोग आंदोलन से अलग था इसके बारे में जान लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था और इस बार पूर्ण स्वराज की बात की जा रही थी, पूरे स्वतंत्रता की बात की जा रही थी। और सहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना भी शामिल था। लोग कानून को तोड़ रहे थे। तो ये सारी चीजें इसे एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी। जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनकी भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस उनके हितों का अनदेखा कर रहा था। उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन्हें दबाया कुचला जा रहा था। ये बात उन लोगों को पता था, इसलिए उन्होंने इसमें इनका समर्थन नहीं दिया। किसका? महात्मा गांधी जी का। मुस्लिम संगठनों द्वारा सविनय अवज्ञा के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था। जितने भी मुसलमान थे वो इसमें महात्मा गांधी का समर्थन नहीं दिए, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। इसलिए मुसलमान समुदाय के लोग दुखी थे। दोनों समुदायों के बीच संदेह था और विश्वास का माहौल बना हुआ था। इस कारण से भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी का समर्थन उन लोगों ने नहीं दिया था। इस तरह से आपने देखा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका पार्ट 2 भी था, और ये चैप्टर का नाम था भारत में राष्ट्रवाद। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।